हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटोपीडिया। आज है 3 फरवरी और हम करेंगे 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। और सभी वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करेंटोपीडिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, जहाँ से आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 जीती है? सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2020-21 जीती है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली, तो इसको जीता है तमिलनाडु ने। इसको जीता है तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने हराया किसको? ये हराया बड़ौदा को। तो जीता है तमिलनाडु ने। और अगर हम करंट से रिलेट करें तो अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि 87 साल बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई के द्वारा रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया है। और 2020 में जो रणजी ट्रॉफी जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सचिव हैं जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। और जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और इसके सीईओ कौन है? ये है मनु साहनी। मनु साहनी, जो कि एक इंडियन है। तो ये भी आपको याद रखना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु ने। अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंटरनेशनल सिल्क फेयर। और ये 8th यानी ये 8वां संस्करण था। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसको किया स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है अमेठी, जो कि है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने राहुल गांधी को हराया था पिछले इलेक्शन में। तो ये रेशम मेला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, यानी सेकंड रैंक है हमारी रेशम के प्रोडक्शन में या उत्पादन में। पहले रैंक पे कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम हैं, इनका लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ। और अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनका लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर, जो कि है गुजरात की कैपिटल। गुजरात की कैपिटल, तो ये भी आपको याद रखना। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने F-15EX फाइटर जेट खरीदने पर चर्चा शुरू कर दी है? यानी अभी इसको खरीदा नहीं है, हम उससे जो कंपनी है उससे हम निगोशिएशन करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम अगर अच्छा लगेगा तो हम खरीदेंगे। तो ये कहाँ की कंपनी है? ये है यूएसए की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ये है बोइंग। बोइंग कंपनी है। इससे हम चर्चा शुरू किया हमने F-15EX खरीदने पर। और जो यूएसए है इसने अभी हाल ही में बोइंग को एनओसी दे दिया था कि आप भारत को F-15EX बेच सकते हैं। और बोइंग से आपको याद आ रहा होगा कि हमने बोइंग से ही खरीदा है चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर हमने खरीदा है बोइंग से। और फ्रांस से अभी हमने खरीदा रफायल। रफायल हमने खरीदा फ्रांस से, जो बनाती है वहाँ की कंपनी डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन। और अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वो आयोजित करेगा एक इंटरनेशनल एयर शो, डिफेंस एयर शो। कहाँ पे? बेंगलोर में। बेंगलोर में डीआरडीओ आयोजित करेगा। और इसमें होगा क्या? इसमें जो दुनिया भर की कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां, वो अपने फाइटर जेट्स एरोप्लेन को यहाँ पे दिखाएंगी, कि उनकी खासियतें बताएंगी, उनको उड़ा के दिखाएंगी। तो ये होगा इंटरनेशनल एयर शो में। और जो यूएसए की कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी।
और जो इसके अभी हाल ही में 46वें प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं जो बाइडेन, जो सबसे उम्रदराज हैं। और 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है पहली महिला अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, वो हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की। हाल ही में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु। ये किया गया है तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी बने हैं राजीव रंजन। ये 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और अगर तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करें तो जो सीएम हैं वो हैं के पलानी स्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में एक अम्मा मेमोरियल बना है। अम्मा मेमोरियल ये क्या है? जो इसकी पूर्व सीएम थी जयललिता, उनका जो घर था उनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है अम्मा मेमोरियल, जो कि है चेन्नई में। और तमिलनाडु से अगर हम और डिस्कस करें या करंट से रिलेट करें तमिलनाडु को, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु। और तमिलनाडु ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स में था पहले नंबर पे, और बाजार कर्ज के मामले में भी तमिलनाडु नंबर 1 पे था। तो इतना सब आपको याद रखना है। और तमिलनाडु में कुछ जीआई टैग मिले थे, जो एक था डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी, और एक प्रसाद था पंचतीर्थम प्रसाद को भी मिला था जीआई टैग। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने आपातकाल का वर्ष घोषित किया है, यानी ईयर ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया है? तो ये किया है म्यांमार ने। यहाँ पे मिलिट्री कू हो गया है, यानी तख्ता पलट हो गया है। मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और ये हुआ है म्यांमार में। और इससे पहले जो क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में नवंबर 2020 में यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, और जो आंग सांग सूकी की जो पार्टी है, आंग सान सूकी की जो पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसको लगभग 80% से भी ज़्यादा वोट मिले थे। और सेना ने ये कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और इसका बहाना बना के उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी। तो ये किया गया है म्यांमार में। और जो म्यांमार की कैपिटल है वो है नेपी डाउ। और जो यहाँ के पीएम है वो है विन मिंट। और म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी, उसका क्या नाम है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है सालवीन जो है सबसे लंबी नदी है म्यांमार की। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आरबीआई में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो वो कौन सा बैंक है? ये है शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। और ये बैंक कहाँ पे है? ये है कोल्हापुर में, जो कि है महाराष्ट्र में। और कोल्हापुर से आपको याद आ रहा होगा कि पिछले साल कोल्हापुरी जो चप्पल थी उसको जीआई टैग मिला था। महाराष्ट्र और कर्नाटका को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला था, क्योंकि ये महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों में पहनी जाती है। तो मिला था कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग। तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई बना कब था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना था। और जो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 को हुआ था। 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। और इसके जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर अगर पूछे जाते हैं तो वो थे ओसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और आरबीआई किस कमेटी के द्वारा बना था, या किसने रिकमेंड किया था इसको बनाने के लिए? तो ये था हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आरबीआई को बनाना चाहिए था। और अभी हाल ही में एक फैक्ट और बता दूं कि आरबीआई के ट्विटर पे 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर हो गए हैं। और ऐसा कोई भी बैंक नहीं है पूरी दुनिया में जिसके 1 मिलियन या 10 लाख फॉलोअर हों। तो आरबीआई ऐसा करने वाला पहला बैंक बन गया है। हाल ही में नेपाल सरकार ने किस भारतीय कंपनी को अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माण का ठेका दिया है?
अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट, और ये किसको मिला है? तो ये दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट का ठेका दिया गया है, और ये बनेगा नेपाल में, ये बनेगा नेपाल में। नेपाल की गवर्नमेंट ने ये ठेका दिया है, और नेपाल की राजधानी क्या है? वो है काठमांडू, और जो यहाँ का करेंसी है वो है नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। हाल ही में किसने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड का सबसे खराब वर्ष घोषित किया है? द वर्स्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये कौन किसने घोषित किया है? इसको घोषित किया है UNWTO ने, UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, मैड्रिड स्पेन में है। तो इसने कहा है कि 2020 अब तक का सबसे खराब वर्ष था, क्योंकि इसने टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया, या लगभग ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स लगभग बंद थी। तो टूरिज्म बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। तो UNWTO ने कहा है कि द वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड, यानी सबसे खराब साल 2020 था। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये आप सब जानते हैं, निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में देश का पहला डिजिटल बजट, या इसको पेपरलेस बजट भी कह सकते हैं, इसको पेश किया। और हम बजट के बारे में कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि कोविड वैक्सीन के लिए कितनी राशि, यानी कितना धन अमाउंट आवंटित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये किया गया है 35,000 करोड़, 35,000 करोड़ हम खर्च करेंगे कोविड वैक्सीन पे। और दो कोविड वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, एक कोविशील्ड जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि है पुणे में, और एक है कोवैक्सीन जिसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने। कितने साल के पेंशनरों को टैक्स में छूट दी जाएगी? यानी जो सीनियर सिटीजन है 75 साल तक, 75 साल से जो ऊपर हैं उनको हम टैक्स में छूट देंगे, यानी उनको ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा जो 75 साल के हैं। और इनकम अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स देते हैं। ITR फाइल करने के बाद जो टैक्स आपके सैलरी से कट जाता है, ITR आप फाइल करते हैं तो वो टैक्स वापस आ जाता है अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो 75 साल से ऊपर के हैं उनको अब ITR फाइल नहीं करना पड़ेगा, जो काफ़ी बड़ी राहत की बात है जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए। स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है इस बजट में? तो अब हम खर्च करेंगे, स्वास्थ्य जो बजट रहेगा उस पर हम खर्च करेंगे 2.23 लाख करोड़, 2.23 लाख करोड़ हम स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। और जो पिछले साल के मुकाबले 137% ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि हम हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत घाटे का लक्ष्य है, यानी जो डेफिसिट है वो कितना होगा? तो ये हमने पहले लक्ष्य रखा था 2020 में कि हम इसको 3% से नीचे ले आएंगे, 3% से नीचे ले आएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि 2020 सबसे खराब साल रहा, इसमें कोविड-19 ने सारा कुछ खराब कर दिया। तो ये जो हमारा डेफिसिट है अभी लगभग 10% के आसपास है, तो हमारा ये टारगेट है कि हम इसको 6.8% तक ले आएंगे, 6.8% तक जो डेफिसिट है उसको हम ले आएंगे 21-22 के फाइनेंशियल ईयर तक। वित्तीय वर्ष 2021 में कितने खर्च का अनुमान है, यानी जो टोटल बजट है जितना हम खर्च करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में वो कितना हम खर्च करेंगे? तो ये हम खर्च करेंगे लगभग 34.5 करोड़, यानी 34.5 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे 2021 में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजनाएं लॉन्च होंगी, यानी कौन सी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में लॉन्च होगी? तो ये लॉन्च होगी PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य। किस केंद्र शासित प्रदेश में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे? तो ये हम खोलेंगे जो अभी अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख में हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अभी तक कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सस्ते मकानों पर कितना ब्याज लगेगा,
यानी जो सस्ते मकान हैं उन पर अब कितना ब्याज लगेगा, तो ये लगेगा 1.5 लाख। 1.5 लाख ब्याज लगेगा सस्ते मकानों पर, सस्ते मकानों पर। बैंक डूबने पर ग्राहकों को कितनी राशि दी जाएगी, तो पहले अगर कोई बैंक डूब जाता था तो उसमें आपको मिलता था 1 लाख। 1 लाख रुपए आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो आप इसको शेयर ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।